अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। थोड़ा सा मुश्किल है तो हम बहुत इजी वे में इसको समझेंगे ताकि हमें इस टॉपिक में बेसिकली होता क्या है, ये टॉपिक किस बारे में है, वो चीज़ें सारी समझ आ जाए। इसके अलावा अगर आपको फुल बुक नोट्स चाहिए फ़िज़िक्स के या केमिस्ट्री के तो आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक जो है बायो में गिवन है, उस पर जाके मुझे डीएम कर सकते हो। फुल बुक नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपको जो मैं समझाऊँगी उसको अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले तो हम बिल्कुल बेसिक से समझना स्टार्ट करेंगे कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता क्या है। देखो बच्चों, कभी आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप कोई मैग्नीफाई ग्लास ले लो या कभी पानी से दूसरी चीज़ों को देखो तो आपको थोड़ी सी चीज़ टेढ़ी नज़र आती है। पानी का ग्लास ले लो, उससे पीछे पड़ी हुई चीज़ को देखो, ऐसे कभी कभी ऐसे हिलती जुलती नज़र आ रही होती हैं और आपको इमेजेस डबल नज़र आ रहे होते हैं। सारी चीज़ें नज़र आ रही होती है, टेढ़ी मेढ़ी नज़र आएगी, डबल नज़र आएगी। तो ये लेंस से गुजरने के बाद आपको चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि लेंस से देख रहे हो आप जो लेंस है ना वो लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा है। या आपने देखा होगा पानी के ग्लास के अंदर आप पानी पेंसिल डाल दो तो वो भी आपको ऐसे लगेगा टूटी हुई है। तो लाइट को वो क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है। इसी तरह अगर हम अपनी स्पेस देखते हैं तो स्पेस में भी ऐसे हो सकता है। अब स्पेस में हर जगह लेंस तो नहीं है, ग्लास के लेंसेज नहीं है ना, ग्लास से तो नहीं बनी हुई स्पेस, लेकिन वहाँ पर लेंस हैं, वो भी लाइट, जिसकी वजह से ना लाइट वहाँ पर भी रिफ्रैक्ट हो रही होती है हमारे स्पेस में। तो अब वो लेंस जो है ग्लास के तो है नहीं, वो ग्रेविटी से बने हुए होते हैं, इसीलिए उन लेंसेज को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब ये आपकी स्पेस बनी हुई है। अब देखो यहाँ पर कोई दूर कहीं ना एक कोई पड़ा होगा, कोई स्टार होगा या कोई गैलेक्सी पड़ा हुआ है। स्टार और गैलेक्सी से क्या होते हैं? लाइट्स निकलती हैं। अब ये जो लाइट्स हैं वो दूर से आ रही हैं। अब ये दूर से जब आएंगे, एक बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा तो उसकी वजह से आप देखो लाइट को तो सीधा आना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे मुड़ कर आती है। तो लाइट क्या हुई? रिफ्रैक्ट हुई। देखो होता क्या है, इसी को क्यों कर्व्ड हुई है? क्योंकि ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। कोई ग्लास से बने हुए लेंस यहाँ पर नहीं है, ग्रेविटी की वजह से लेंसेज होते हैं जो लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं हर कंसेप्ट आपको पहले दूंगी। अभी हमारी पूरी स्पेस बनी हुई है जो ऐसे जैसे प्लास्टिक के कपड़े से, प्लास्टिक के स्ट्रैंड्स हों बेसिकली, जिसके शीट जैसे प्लास्टिक की शीट हो, उस तरह से ये पूरी स्पेस जो है बनी हुई है। अब होता क्या है कि जब इस स्पेस पे कोई भी एक हैवी ऑब्जेक्ट पड़ता है ना, तो ये थोड़ी सी, अब प्लास्टिक के ऊपर, प्लास्टिक की कोई शीट है, उसके ऊपर मैं एक भारी सा ऑब्जेक्ट रख दूँ, ठीक है, भारी सा ऑब्जेक्ट, तो वो क्या हो गया? ऐसे डंट पड़ जाएगा ना उसके ऊपर। जैसे गाड़ी पे आप कोई मुक्का ज़ोर से मारो तो डंट पड़ जाता है ना, गाड़ी अंदर चली जाती है थोड़ा सा, उसको डंट बोलते हैं। तो ये जो स्पेस है ना सीधी नहीं रहेगी, ऐसे थोड़ी सी इस तरह हो जाएगी। जैसे गाड़ी पे डंट पड़ता है इस तरह इस पर भी डंट पड़ जाएगा। अब इस डेंट की वजह से यहाँ पर एक गैलेक्सी पड़ा हुआ है या स्टार पड़ा हुआ है, इससे क्या आ रही है? लाइट आ रही है। तो लाइट बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो जब दूर से लाइट आती है, अब उसको तो ऐसे जाना चाहिए था ना, ये अब जैसे क्या हो गया? डेंट पड़ गया इसके ऊपर, उसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इस डेंट की वजह से लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। सीधा जाने के बजाय क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो जाती है। इस रिफ्रैक्शन की वजह से, अभी हमने पढ़ा, ये रिफ्रैक्शन की वजह से क्या आता है? चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी नज़र आती हैं, डबल नज़र आती हैं, टूटी हुई ऐसे नज़र आती हैं। तो इससे भी हमें ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो आई होप थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका बिल्डअप हो गया होगा, थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है। ऑफ कोर्स 10 क्लास का लेवल है, ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, बस इतना करेंगे कि जो चीज़ हमने लिखी है कम से कम हमें उसका रट्टा ना लगाना पड़े और हमें वो चीज़ें समझ आ रही हों। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग हैपन व्हेन लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब लाइट दूर के ऑब्जेक्ट से जैसे स्टार से या गैलेक्सी से आ रही हो और वो बेंड हो जाए जब वो एक हैवी ऑब्जेक्ट के करीब से गुजरे। अब हैवी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई और बड़ा गैलेक्सी हो सकता है या ब्लैक होल हो सकता है, ठीक है। तो जब लाइट दूर के ऑब्जेक्ट से, स्टार या गैलेक्सी से, और किसी हैवी ऑब्जेक्ट के पास से गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है, इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब आप देखो, ये ब्लैक होल का कंसेप्ट वैसे यहाँ देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा दे दूँ कि ब्लैक होल कैसे डिस्कवर हुआ था। ब्लैक होल बिल्कुल अंधेरा है, जब वो अंधेरी जगह है तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये ब्लैक होल है, यहाँ पे कोई चीज़ है? ख्ला में तो हर जगह अंधेरा ही है। तो वो इसलिए डिस्कवर हुआ कि लाइट उधर से बेंड होकर जा रही थी। अगर बेंड हो रही, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ तो है ना, वरना तो सीधी चली जानी चाहिए थी, इसलिए ब्लैक होल डिस्कवर हुआ था। खैर ये एक इम्पॉर्टेंट अलग नेक्स्ट टॉपिक है जो कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अभी हमने जो लिखा, व्हेन लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक स्टार और गैलेक्सीज बेंड व्हेन पासिंग थ्रू नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बिकॉज हैवी ऑब्जेक्ट्स कर्व द स्पेस अराउंड इट। ऐसा क्यों होता है? क्यों बेंड होती है?
क्योंकि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उसने इस स्पेस को ऐसे कर्व्ड कर लिया होता है, इसकी वजह से हमारी लाइट्स कर्व्ड होती है। ठीक है, तो जिस स्पेस, जो सीधी सीधी स्पेस थी, जब उसके ऊपर ये हैवी ऑब्जेक्ट आता है, आके डलेगा, तो उसके ऊपर ऐसे स्पेस में ऐसे डंट पड़ जाता है, और बेंडिंग की वजह से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमें बड़े नज़र आते हैं। दूर पड़े हुए जिनसे लाइट आ रही है उनकी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है ना, रिफ्रैक्ट होने की बजाय के बाद हमें वो ऑब्जेक्ट्स बड़े नज़र आएंगे और हमें वो डिस्टॉर्टेड ऐसे हिलते हुए नज़र आएंगे, और मल्टीपल इमेजेस भी कभी कभी नज़र, एक होता है लेकिन हमें 2 नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह से वो इसलिए क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होती है। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत बेसिक से और हम इसको स्टडी कर चुके हैं। अगर ये हैवी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो स्पेस बेंड नहीं होगी, स्पेस बेंड नहीं होगी तो यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी। तो ऑब्ज़र्व करने के लिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग को तो मैसिव ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और जैसे गैलेक्सी, ब्लैक होल या क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, क्लस्टर बोलते हैं ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का, जो ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज हो तो बड़ी चीज़ बन जाती है। ठीक है, और इसी तरह के जो जैसे कि गैलेक्सी है या स्टार है या कुछ भी है, लाइक क्वाज़र भी यहाँ पे लिखा है, स्टार्स भी हो सकते हैं, तो वो सारे जो हैं वो मैसिव ऑब्जेक्ट के पीछे होने चाहिए, आप पढ़ लेना। उसके बाद आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटी एक फ़ोर्स है जिसकी जो लगती है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे क्यों आता है, क्योंकि ग्रेविटी लगती है, जो फोर्स है जो इसको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने कहा कि जो ग्रेविटी है ना वो फोर्स नहीं है, बल्कि वो जो ये स्पेस और टाइम, ये स्पेस टाइम है बेसिकली, स्पेस टाइम का जो बेंड होना है ना ये ग्रेविटी है। अभी हमने कहा ना कि बेसिकली जब हम लेंस के ज़रिए देखते हैं तो लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, तो यहाँ कोई लेंस तो नहीं है ना, यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से बेंडिंग हो रही है, लाइट की बेंडिंग ग्रेविटी की वजह से हो रही है, इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोला जाता है। तो आइंस्टाइन ने भी यही कहा कि ग्रेविटी एक फ़ोर्स नहीं है। तो ग्रेविटी एक फ़ोर्स है, ये हमें किसने बताया था, न्यूटन ने। सबसे पहले ये हमें पढ़ना चाहिए, न्यूटन ने क्या कहा था। न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटी क्या है, एक फ़ोर्स है, और उसने फार्मूला भी दिया। न्यूटन वही है ना जिसके उस ऊपर सेब गिरा था। सेब क्यों गिरा था, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी ने उसको खींचा सेब को और वो नीचे गिरा। तो इसीलिए न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटी जो है वो एक फ़ोर्स है, और उसका फार्मूला ये है m1 m2/r², जो बेसिकली अर्थ का एक मैस और एक जो सेब गिरा था उसके मैसेस के दरमियान की बेसिकली एक फ़ोर्स है। तो उसने कहा कि न्यूटन ने कहा कि लाइट का तो कोई मैस होता ही नहीं है, तो कैसे लाइट जो है वो इससे अफेक्ट होगी। तो लाइट इज़ नॉट अफेक्टेड बिकॉज इट हैज़ नो मैस, क्योंकि ये तो किस पे डिपेंड करी, ये फोर्स तो मैस पे डिपेंड करती है। अगर ग्रेविटी एक फोर्स है तो ग्रेविटी तो मैस पे डिपेंड करती है, तो लाइट का मैस ही नहीं होता तो किस तरह से ग्रेविटी की वजह से बेंड हो गया। तो न्यूटन ने ये कहा कि रिफ्रैक्शन होगी नहीं, लाइट सीधी जानी चाहिए क्योंकि लाइट का कोई मैस नहीं होता। फिर आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने ये सारा कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि स्पेस और टाइम जो है ना वो, इसने कहा कि ये जो स्पेस और टाइम है ना ये अलग अलग चीज़ें, जैसे स्पेस अलग है और टाइम जो है वो अलग है, रिलेटिविटी का कंसेप्ट है बेसिकली। इसने कहा कि स्पेस और टाइम जो है ना वो मिलकर एक ऐसी इलास्टिक खींचने वाली रबड़ की शीट बना देती हैं जिसको हम स्पेस टाइम बोलते हैं। और इस खींचने वाली चीज़ पर जब आप एक भारी चीज़ डालते हो तो वह ऐसे डेंट डाल देती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से लाइट रिफ्रैक्ट होती है। तो ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ये किसने कहा, आइंस्टाइन ने कहा। न्यूटन कहता था वो एक फ़ोर्स है तो मैस नहीं है तो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो आइंस्टाइन ने कहा ग्रेविटी फोर्स है ही नहीं। सिर्फ ये होता है कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली स्पेस टाइम को क्या बना देते हैं, ये पूरी स्पेस टाइम है इसको कर्व बना देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो भी लाइट है वो आती है तो वैसे ऑर्बिट हो जाती है। उसके अलावा अगर कोई चीज़ ऐसे इसके गिर्द ऑर्बिट है ना, वो आ रहा है सीधा आना चाहिए था, तो वो ऐसे इसके गिर्द चक्कर काटता हुआ जाता है, ऐसे सर्कल में भी, मतलब कोई ऑर्बिट भी अगर चलता हुआ आ रहा है तो वो भी ऐसे चक्कर काट लेता है, कर्व्ड हो जाता है। सॉरी, मतलब कोई अगर प्लैनेट कोई या सैटेलाइट कोई आ रहा है तो वो भी ऐसे इसको चक्कर काटने को ऑर्बिट कहते हैं, तो वो ऐसे चक्कर काटता हुआ जाता है, ऑर्बिट कर जाता है। तो उसने कहा, आइंस्टाइन ने क्या कहा कि अगर यहाँ पे हैवी ऑब्जेक्ट ना हो और अगर ये स्पेस टाइम सीधी हो तो लाइट भी जैसे यहाँ पे सीधी है ना तो लाइट सीधी ही जाती है, लेकिन अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो स्पेस टाइम कर्व्ड हो जाती है, उसकी वजह से लाइट भी कर्व्ड हो जाती है। अब इसको पढ़ लेते हैं कि न्यूटन क्या कहता था, ग्रेविटी इज़ अ फोर्स और लाइट इज़ नॉट अफेक्टेड बिकॉज इट हैज़ नो मैस। तो मतलब लाइट ग्रेविटी से अफेक्ट नहीं होती। फिर मॉडर्न इफेक्ट क्या था, या मॉडर्न व्यू आइंस्टाइन ने आके दिया कि ग्रेविटी इज़ अ कर्विंग ऑफ स्पेस टाइम। ग्रेविटी बेसिकली फोर्स नहीं है, वो क्या है, स्पेस टाइम की कर्विंग है। और कर्व किसकी वजह से होती है, मैसिव ऑब्जेक्ट्स की वजह से। ही प्रपोज दिस न्यू एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेविटी इन हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। इसने ये सब्जेक्ट का नाम है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल अलग फिज़िक्स थी,
आइंस्टाइन ने क्या कहा, उसने कहा स्पेस और टाइम जो है वो सेपरेट चीज़ें नहीं हैं, वो दोनों मिलकर कंबाइन होकर एक 4D स्ट्रक्चर बनाती है। 4D क्यों? क्योंकि एक तो होगी स्पेस में होती है XYZ 3 और एक टाइम मिल गया तो 4, तो ये 4D स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं स्पेस टाइम। देयर आर नो गैप बिटवीन स्पेस टाइम, कोई गैप नहीं होता। कंसीडर अ स्पेस टाइम इज़ द 4D फैब्रिक ऑफ इलास्टिक मटेरियल। तो आपने स्पेस टाइम भी, मैंने आपको इलास्टिक मटेरियल बनाया भी था कि एक इलास्टिक मटेरियल का कपड़े की तरह ही होती है जो कि इलास्टिक से बनी हुई हो, और मैसिव ऑब्जेक्ट जो है वो बेंड कर देते हैं इस फैब्रिक को, जस्ट लाइक अ हैवी बॉल मेक डेंट ऑन स्ट्रेच प्लास्टिक। जैसे एक भारी बॉल जो है वो डेंट बना देती है, उसी तरह ये भी बेंड कर देती है स्पेस टाइम को। और जब लाइटर ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स कम नियर दीज स्टार्स मूविंग इन, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाते हैं। अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया। दे आर नॉट पुल्ड बाय अ फोर्स बट दे आर सिंपली मूविंग अलॉन्ग द, तो वो ऐसा नहीं हुआ कि हैवी ऑब्जेक्ट की वजह से फोर्स लगी है तो उस वजह से वो गोल सर्कल में मूव करने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि स्पेस टाइम कर्व्ड हुई हुई है, इसकी वजह से वो गोल घूमता हुआ गया। तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन लिखा हुआ है कि लाइट का क्लासिकल और मॉडर्न व्यू क्या था। क्लासिकल में ये था कि लाइट एक वेव है और उसका कोई मैस नहीं है, जैसे न्यूटन कह रहा था। और आइंस्टाइन ने क्या कहा कि लाइट जो है वो एक वेव है बट इट ट्रैवल थ्रू स्पेस टाइम एंड, लेकिन वो स्पेस टाइम से में ट्रैवल करती है और कर्व भी हो सकती है। बेंड होगी तो कर्व होगी ना। सिंस लाइट हैज़ नो मैस ग्रेविटी कैन नॉट अफेक्ट इट, ये किसने कहा? क्लासिकल ने, जो कि न्यूटन कह रहा था। सो इट डू नॉट बेंड नियर बाय, इसलिए वो अगर कोई गैलेक्सी या कुछ पास सैटेलाइट पास से गुजर रहे हैं तो उसको बेंड नहीं करता। ठीक है, अगर मतलब कि ये स्पेस, वो कह रहा था कि ये बिल्कुल सीधी होती है, तो अगर कोई सैटेलाइट भी यहाँ से गुजरता है तो वो सीधा ही गुजरता है, ऐसे बेंड नहीं होता। लेकिन लाइट फॉलो द कर्व्ड पाथ सो इट बेंड नियर मैसिव ऑब्जेक्ट्स। तो इसने क्या कहा था कि लाइट अगर आ रही है तो बेंड हो जाती है अगर वो मैसिव ऑब्जेक्ट से गुजरती है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इवन मैसलेस पार्टिकल लाइक लाइट आर अफेक्टेड। तो आइंस्टाइन क्या कहता है कि मैसलेस पार्टिकल जैसे लाइट, उसका कोई मैस नहीं है, वो भी अफेक्ट होती है फोर्स की वजह से नहीं, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नहीं है, वो इसलिए क्योंकि कर्व्ड पाथ होता है स्पेस टाइम ही कर्व्ड हुई होती है मैसिव ऑब्जेक्ट की वजह से। अगेन बार बार वही बातें रिपीट हो रही हैं कि मैसिव ऑब्जेक्ट कर्व कर देता है स्पेस टाइम को अराउंड इट व्हेन लाइट फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स पास, और जब लाइट एक दूर के ऑब्जेक्ट से इससे पास करती है तो वो क्या कर देगी? बेंड कर देगी। ठीक है, तो वो उससे कर्व पाथ से गुजरेगी और बेंडिंग होगी, बड़ा नज़र आएगा और हमें मल्टीपल डायरेक्शंस, मतलब 2 इमेजेस भी नज़र आ सकती हैं। बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग लाइट केम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस बिफोर रीचिंग अस। अफेक्ट्स क्या हैं कि हमें मल्टीपल इमेजेस नज़र आती हैं। वन ऑब्जेक्ट अपीयर इन 2 और मोर प्लेसेस, एक ऑब्जेक्ट 2 या 2 से ज़्यादा जगहों पे नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि बेंडिंग होती है लाइट की। अगर लाइट सीधी गुजर जाती तो हमें ऐसा ना नज़र आता। आइंस्टाइन रिंग व्हेन सोर्स, लेंस एंड ऑब्जर्वर आर इन स्ट्रेट लाइन द लाइट बेंड्स इक्वली फ्रॉम ऑल साइड्स एंड फॉर्म अ रिंग ऑफ लाइट। अच्छा, 2 इमेजेस और रिंग किस तरह से मिलती हैं? देखो, ये था एक बड़ा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसकी वजह से हमारी जो स्पेस टाइम है वो क्या हुई है, ऐसे इस पर डेंट डला हुआ है। अब ये यहाँ पे गैलेक्सी पड़ा हुआ है। अब ये लाइट इधर से भी सीधी जा रही थी, इसकी वजह से बेंड हो गई। ये लाइट यहाँ से भी आ सकती है, आ रही थी, इस तरह से बेंड हो गई। तो हमें इसलिए 2 इमेजेस भी मिलते हैं और हमें ऐसे रिंग भी मिलती है। ठीक है, क्योंकि लाइट बेंड होती है हर साइड से। मैग्नीफिकेशन, हमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो बड़ा नज़र आता है, ब्राइट भी नज़र आता है, और हमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्ट्रेच, बेंड या फिर ऐसे हिलते हुए भी नज़र आते हैं। डिस्टॉर्टेशन यही है कि थोड़ा सा ऐसे नज़र आए, ब्लरी सा। इंपॉर्टेंस इसकी है, आइंस्टाइन थ्योरी को कन्फर्म करता है, क्योंकि न्यूटन कहता था कि लाइट पर ग्रेविटी का असर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लाइट का कोई मैस नहीं होता। आइंस्टाइन ने कहा कि जो स्पेस टाइम है वो बेंड होती है और लाइट भी बेंड करती है। तो जब लाइट बेंड होती है, बेंड होती हुई ऑब्ज़र्व की गई, तो आइंस्टाइन वाली बात जो है वो कंफर्म हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो थी वो आइंस्टाइन की, वो सही थी और वो प्रूव हो गई। और ये जो दूर पड़े हुए गैलेक्सीज और या स्टार्स होते हैं, क्वासर्स होते हैं, ये इतने ज़्यादा फेंट होते हैं, फेंट मतलब हल्के से होते हैं कि हम इनको नॉर्मली देख ही नहीं सकते। लेकिन जब उनकी लाइट एक मैसिव ऑब्जेक्ट से गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है। बेंडिंग की वजह से हमें ये ऑब्जेक्ट्स बड़े नज़र आते हैं, मैग्नीफाई हुए, जूम हुए हुए और ब्राइट नज़र आते हैं। ठीक है, तो इससे जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, जो इनको स्टडी करते हैं ना, इनको स्टडी करना जो है वो आसान हो जाता है, वो क्लियरली स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली आप देखो, बड़ा चीज़ नज़र आ रही। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है ना, वो एक नेचर का फ्री टेलीस्कोप भी है, ये बात याद रखनी है। स्कोप से ही गैलेक्सीज और स्टार्स बड़े बड़े नज़र आते हैं ना, तो ये एक नेचुरल टेलीस्कोप है। अच्छा, अगले पॉइंट है कि डार्क मैटर। अब डार्क मैटर क्या है? मैंने अभी आपको डार्क मैटर के बारे में बताया था। डार्क मैटर जो है एक मिस्ट्रियस है,
मतलब उसके बारे में अभी तक कोई ज़्यादा कंफर्म ही नहीं हो पा रहा नहीं, क्योंकि वो कोई लाइट एमिट करता ही नहीं है और वो इतना डार्क होता है कि हमें नज़र भी नहीं आता। लेकिन वो लाइट को बेंड करता है और बेंड होने की वजह से पता लगा कि यहाँ पे कोई तो चीज़ है जिसकी वजह से लाइट बेंड हो रही है। तो इस वजह से हम अभी तक डार्क मैटर के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर पाए हैं और इसके बारे में अभी रिसर्चेस भी जा रही हैं। और बहुत ज़्यादा बेंडिंग दिखाई देती है, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि डार्क मैटर जो है बहुत बड़ी चीज़ है। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग से हमने एक इनडायरेक्ट तौर पे हमने डार्क मैटर का पता तो लगवा लिया कम से कम, वरना हमें पता ना लगता, क्योंकि वो डार्क है, अंधेरी चीज़ हमें नज़र भी नहीं आती, तो पता भी ना लगता उसका। फिर ये है कि मैस डिस्ट्रीब्यूशन इन गैलेक्सीज एंड क्लस्टर्स। अब आप देखो, एक मैस निकालना कि गैलेक्सी का कितना मैस है और गैलेक्सीज क्लस्टर्स हुई हुई, मतलब ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज है, उनका मैस निकालना तो कितना मुश्किल काम है, हम नहीं स्टडी कर पाते। लेकिन जो जितनी लाइट को बेंड करता है, इसका मतलब उसका मैस उतना ज़्यादा है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये गैलेक्सी इसने इतनी लाइट बेंड की है, तो मतलब इसका इतना मैस है। तो हम बेसिकली मैस डिस्ट्रीब्यूशन भी गैलेक्सीज़ के फाइंड कर सकते हैं और इससे ये पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ मैस जो है वो पड़ा हुआ है। यहाँ हैवी गैलेक्सी पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ से लाइट बेंड हो रही है, तो जहाँ जहाँ लाइट बेंड होती जाएंगी इसका मतलब यहाँ पे कोई चीज़ पर, तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो हमें यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो उनको स्टडी करते हैं, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है। अब ये ऐसा है कि ऑब्ज़र्व भी किया गया या खुद से, तो ऑब्ज़र्व भी हुआ। जैसे 1919 के सोलर इक्लिप्स पता लगा। अब 1919 के सोलर इक्लिप्स में क्या हुआ कि अब इसमें ना मून ने पूरे सन को कवर कर लिया और आसमान पे क्या हो गया, अंधेरा हो गया। तो सन के जो बिल्कुल पास वाली स्टार्स हैं ना, वो नज़र आने लगी हैं हमें। और फिर जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने स्टडी किया कि ये जो स्टार्स हमें नज़र आ रही है ना, ये इसकी जो पोजीशन है ना, वो थोड़ी सी शिफ्ट नज़र आ रही है। जैसे लाइट ना, सन, क्योंकि सन मैसिव ऑब्जेक्ट है ना, तो वहाँ से बेंड होकर लाइट जो है वो आ रही है, और इसकी वजह से हमें उसकी पोजीशन, क्योंकि बेंडिंग में आपको पता है जगह पोजीशन चेंज नज़र आती है। तो इस तरह से ये जो था वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया था, इसका जनरल रिलेटिविटी का भी और ये जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है इसका भी। फिर 1979 में क्या था कि ये जो क्वाज़र्स हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट और दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत ब्राइट। अब उन्होंने देखा कि एक क्वाज़र हमें दो जगह पे मिल रहा है। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग में यही है ना कि लाइट जब बेंड होकर आती है तो हमें ऐसा लगता है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट लेकिन दो पोजीशन पर पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे आपका साया नज़र आ रहा हो, इस तरह से असल में दो नहीं होते, एक ही होता है। तो लाइट फ्रॉम स्टार्स नियर द टू इमेजेस जो थे सेम क्वाज़र के, वो देखे गए। गैलेक्सी इन फ्रंट ऑफ इट हैड बेंड लाइट और क्वाज़र वर कॉल्ड W एंड बिकम हिस्टोरिकल एविडेंस। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया वो दो रास्तों से आ रही होती है, तो इसलिए वो अर्थ तक दो रास्तों से पहुंच रही थी, तो दो इमेजेस नज़र आ रहे थे। और ये पहली रेल जो थी वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की ऑब्जर्वेशन थी आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन के बाद। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।